नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए एथिक्स। और ये क्या है, विजिगिसु फाउंडेशन में। तो ये है यूपी पीसीएस के लिए एक पूरी तरीके से फाउंडेशन पर फोकस बैच, यानी कि इसमें क्या कराया जाएगा, इसमें यूपी पीसीएस के सभी सब्जेक्ट का कवरेज कराया जाएगा यूट्यूब पर। और बाकी क्या, बाकी अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जिनमें चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा नीति शास्त्र और नैतिकता के मध्य अंतर, नीति शास्त्र के सार तत्व, नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, नीति शास्त्र के प्रकार, नीति शास्त्र के आयाम। मतलब कुल मिला के हमने चैप्टर 1 के सभी आयाम देख लिए। एक आयाम बाकी है, वो आगे मैं बता दूंगा। एक्चुअली जो एक आयाम हमने छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है कि आगे वाले चैप्टर्स में वो कवर हो जाएगा। बाकी चैप्टर 2 जिसमें हमने देखा मानवीय मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यू। तो ह्यूमन वैल्यू में हमने देखी ह्यूमन वैल्यू की अवधारणा क्या है, मानवीय मूल्य के निर्धारक तत्व क्या है, या किस तरीके से मानवीय मूल्यों का विकास होता है, उसमें परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की भूमिका क्या है। मानव मूल्य की प्रकृति का ये देख ली, विशेषताएं क्या है ये देख लिया। चैप्टर नंबर 3 में हम आए, जहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा अभिवृत्ति क्या है। अभिव्यक्ति की पूरी अवधारणा समझने की कोशिश की, अभिव्यक्ति के प्रकार समझने की कोशिश की हमने। अभिव्यक्ति चैप्टर का अंत किया सामाजिक धारणा और अनुनय से, नहीं सामाजिक प्रभाव और धारणा या अनुनय से चैप्टर नंबर 2 का हमने अंत किया। और चैप्टर 4 में हमने देखा अभिरुचि क्या है और सिविल सेवा के निर्धारक, सिविल सेवा के मूल्यों के बारे में देखा, जिसमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षपात और गैर तरफदारी और इन तरीके के मूल्य देखे। और साथ में हमने देखा मूल्यों के अतिरिक्त जो हमने देखा वो ये देखा कि किस तरीके से सिविल सेवा में मूल्यों की प्रधानता है, सिविल सेवकों के लिए क्या मूल्य आवश्यक है, ये हमने देखने का प्रयास किया चैप्टर नंबर 4 में। वंचित वर्गों के प्रति सिविल सेवकों की सहानुभूति या वंचित वर्गों के प्रति समाज की सहानुभूति के लिए क्या आवश्यक है, ये चीज़ें देखी। और चैप्टर नंबर 4 हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या था, हमने देखने की कोशिश की इमोशनल इंटेलिजेंस में कि भावनात्मक समझ या भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा क्या है। उस अवधारणा को समझने से पहले हमने थोड़ा बैकग्राउंड बनाया, जिसके लिए हमने भावना को अलग समझा और बुद्धिमत्ता को अलग समझा। फिर हमने कंपेयर भी किया था पिछली क्लासेस में कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता में के मध्य क्या अंतर है। और हमने ये भी देखा, तुलना की थी कि भावना और बुद्धि, इनमें क्या अंतर है, इन दोनों को समझा। देन आफ्टर हमने भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा समझने का प्रयास किया। फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता की थी, ये भी देखा हमने। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास या समझ किस तरीके से बढ़ता है ये देखा, समाज में योगदान क्या है ये भी देखा। और फिर एक मैंने आपको 3 मॉडल वहाँ पर बताए, पीटर सालोवी का मॉडल था और डेनियल गोलमैन का मॉडल था, एक मॉडल और था भावनात्मक समझ में। ये चीज़ें हमने आपको बताई वहाँ पर। तो जो भावनात्मक समझ में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो डेनियल गोलमैन का था, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। इसलिए हमने डेनियल गोलमैन का पूरा ओवरव्यू देखा, डेनियल गोलमैन के मॉडल का, जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स देखे थे। तो डेनियल गोलमैन के बाद हमने चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया था, यानी कि अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके, इमोशनल इंटेलिजेंस तक कवर कर चुके। जो आज का चैप्टर है हमारा, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक या दार्शनिकों का योगदान, नैतिक विचारक और एक चीज में या दार्शनिकों का योगदान, या दार्शनिकों का योगदान। अब आप कहेंगे कि हमारे बैच का इतना अटपटा नाम क्यों लिखा गया विजिगिसु, इसका अर्थ क्या है। अभी तक शायद कई लोगों ने कहा कि सर हमारे बैच का नाम कुछ अलग अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्टिंग या क्रिप्स या शॉर्ट नहीं है, हमारे इन पर आसानी से आता नहीं है, कैसा नाम है। तो ये नाम मैंने आपको बताई, ये नाम हमने लेने की कोशिश की कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से, वहाँ पर इस शब्द को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, वहीं से इसको डिराइव कर लिया। डिराइव करने में इस चीज़ को, इस फाउंडेशन बैच का मेन मोटिव ही यही है, विजय प्राप्ति करने की इच्छा करना। यानी कि यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो उस पर आपको हर तरीके से हमला करना होगा, हर आयाम पर काम करना होगा, तभी आप विजय की ओर अग्रसर होंगे, सफलता आपको मिलेगी। इसी सफलता के स्लोगन के लिए हमने विजिगिसु फाउंडेशन बैच, अपने फाउंडेशन बैच का नाम रखा है। बाकी यूपी पीसीएस का जो बैच हमारा चल रहा है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, सॉरी यूपी पीसीएस का तो
यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग यदि कोई भी एक बैच हम चला रहे हैं इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, तो वो चला रहे हैं फतेह बैच, जिसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम 2026 के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी उस बैच की कुछ क्लासेस ही अपलोड हुई है, शायद एक क्लास ओरिएंटेशन वाली मैंने अपलोड की थी, बाकी क्लासेस अपलोड नहीं हो पाई कुछ कारणों से। जल्द ही वो क्लासेस भी अपलोड कर दी जाएंगी, परंतु अभी टारगेट हमारा चल रहा है कि पॉलिटी आप लोग कवर कीजिए। अगले 15 दिन का टारगेट है, जिसमें हमारा आज चौथा दिन है, और बाकी आप लोग समझ रहे हैं। और जो लोग प्रॉपर जुड़े हैं उनको तो पता ही कि कहाँ जुड़ना है, बाकी लोगों जिनको नहीं पता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम के माध्यम से या इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आप जुड़ना चाहें। मेरे हिसाब में तो टेलीग्राम सबसे अच्छा माध्यम है, आप वहाँ से जुड़िए। और हम जितनी भी क्लासेस करें उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। बाकी नोट्स का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, यदि आप क्लासेस करेंगे तो साथ में आपको ये लेक्चर, ये चीज़ें भी पता चल जाएंगी कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, नोट्स का महत्व क्या है, नोट्स क्यों बनाए जाने चाहिए और क्यों जरूरी है। तो नोट्स की उपयोगिता हमने पिछली क्लासेस में समझ ली थी। अब आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो नैतिक विचारकों या दार्शनिकों का योगदान को समझने से पहले ये समझिए, विचारक या दार्शनिक होता कौन है। आखिर दार्शनिक किस चीज पर कार्य करता है। तो दार्शनिक हो या विचारक हो, ये सभी दर्शन शास्त्र के एक कॉन्सेप्ट पर काम किया करते हैं। तो क्यों ना हम एक बार दर्शन शास्त्र को समझ लें, थोड़ा सा दर्शन शास्त्र का कॉन्सेप्ट यहाँ समझेंगे, क्योंकि अभी हम दार्शनिक शुरू करने जा रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र में दार्शनिकों का क्या योगदान है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक साधारण उदाहरण से समझाने की कोशिश। दर्शन क्या है? दर्शन समाज की समस्याओं का समाधान है। दर्शन समाज में यदि कोई कुरीति या कोई गलत धारणा बढ़ रही, तो दर्शन उस कुरीति या धारणा को खत्म करने का काम है। दर्शन समाज की प्रत्येक समस्या को सुलझाने का काम है। दर्शन शास्त्र ऐसी विधा है जिससे समाज, व्यक्ति, राज्य या किसी भी तरीके से सबकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास ही दर्शन शास्त्र है, ऐसा कहा जा सकता है। हर एक के पीछे, कोई भी विषय हो उसके पीछे दर्शन शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होगा। समझे आप लोग दर्शन शास्त्र का मैं? तो एक काम करते हैं, दर्शन शास्त्र से ही शुरू करेंगे। हालांकि दर्शन शास्त्र से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला हमारे एग्जाम में, परंतु बैकग्राउंड के लिए तो हमें दर्शन शास्त्र पढ़ना ही होगा थोड़ा सा। और नहीं तो यदि आप लोग चाहें तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में कि किस तरीके से पढ़ाया जाए। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि डायरेक्ट थिंकर से शुरू कर देते हैं, परंतु मैंने जितने भी बैच अभी तक पढ़ाए, हालांकि मैंने अभी 2-3 बैच एथिक्स के कंप्लीट किए हैं, उनमें मैंने तीनों बैचों में दर्शन शास्त्र की परिभाषा, वो पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही, क्योंकि बैकग्राउंड बन जाता है ना, तो आपको फिलोसफर काफ़ी आसान लगने लगते हैं। तो ठीक है, शुरू करता हूँ मैं। जिनको नहीं पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, तो हमारे टेलीग्राम का एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसके थ्रू भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या यदि आपको नाम ही जानना तो जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम का भी नाम है, उसमें एस्पिरेंट्स प्लस, ये हमारे टेलीग्राम का भी नाम यही है। तो सिंपल है, शुरू करते हैं। तो ऐसे समझिए कि दर्शन शास्त्र का अर्थ या परिभाषा जान लें, दर्शन शास्त्र की शाखाएं जान लें, ये दो चीजें जानने के बाद हम क्या देखेंगे, पश्चिमी दर्शन शास्त्र, पश्चिमी दर्शन शास्त्र और भारतीय दर्शन शास्त्र, और दोनों की तुलना भी करेंगे आगे चल के। अभी फिलहाल हमें इतना जानने की कोशिश करें, तो लिखिए मेरे साथ, दर्शन शास्त्र का अर्थ या परिभाषा, जो आप अपने हिसाब से समझें, अर्थ या परिभाषा। दर्शन शास्त्र का अर्थ या परिभाषा। तो दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र की जड़ें यूनान या यूनानी भाषा के शब्द फिलॉसफी शब्द से है, जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रेम। क्या ये जो दर्शन शास्त्र शब्द है, दर्शन शास्त्र शब्द जो है, ये शब्द यूनान
यूनानी भाषा के शब्द फिलॉसफी से निकला हुआ है। फिलॉसफी, फिलॉसफी, यूनानी भाषा के शब्द फिलॉसफी शब्द का है। फिलॉसफी शब्द यूनानी भाषा के शब्द फिलॉसफी से निकला है, से निकला है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम, ज्ञान से प्रेम। यानी दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी हमको क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि नॉलेज से लव करना है, यानी कि ज्ञान से प्रेम करना है। ये हमें दर्शन शास्त्र का ये जो फिलॉसफी शब्द है इसका अर्थ यही निकलता है। यानी कि दर्शन शास्त्र क्या है? ज्ञान से प्रेम ही दर्शन है। दर्शन क्या है? सत्य का अनुसंधान ही दर्शन है। दर्शन क्या है? सत्य की खोज ही दर्शन है। दर्शन क्या है? तर्कों की बात करना ही दर्शन है। दर्शन क्या है? दर्शन जीवन के लिए अनिवार्य है। दर्शन क्या है? सभी समस्याओं के समाधान के लिए दर्शन महत्वपूर्ण कार्य करता है। दर्शन क्या है? व्यक्ति का जीवन ही एक दर्शन है। व्यक्ति का जीवन ही एक दर्शन है। समाज की यात्रा भी एक दर्शन है। उसी तरीके से इतिहास भी एक दर्शन है। यानी कि जो भी पृथ्वी है सब कुछ दर्शन है। जो कुछ अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी का विकास भी एक दर्शन है। उसी तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी एक दर्शन है। कौन सा दर्शन है? कोई बता सकता था? पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके का दर्शन? हाँ, वैज्ञानिक दर्शन। अच्छा, विज्ञान, एक बात बताइए, क्या कभी विज्ञान बिल्कुल एब्सोल्यूट हो सकता है? हो सकता है क्या? यदि आप सीधे शब्दों में कह रहे हैं विज्ञान एकदम एब्सोल्यूट हो सकता है, तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ब्रह्मांड क्या है? एक्चुअली ऐसा है कि विज्ञान भी एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि विज्ञान भी एक तरफा नहीं है, एकदम बिल्कुल उसको हर हाल में साबित नहीं किया जा सकता। विज्ञान की भी कुछ सीमाएं हैं, परंतु दर्शन की कोई सीमा नहीं है। जहाँ से व्यक्ति का चिंतन चालू हो जाए, जहाँ पर चिंतन मनन आरंभ हो जाए, हर दिशा में व्यक्ति सोच सकता है, दर्शन प्राप्त कर सकता है। समझ रहे हैं ना? दर्शन शास्त्र बहुत बृहद सब्जेक्ट, बृहद विषय है। दर्शन शास्त्र का पिता कौन है? आप शायद जानते नहीं दर्शन शास्त्र का पिता कौन है। राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? पहले आप मुझे ये बताइए। यदि आप ये बता ले रहे हैं तो फिर समझिएगा, अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, दर्शन शास्त्र का पिता अरस्तु, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु। हर तरीके से अरस्तु बहुत बड़ा दार्शनिक है। अरस्तु का मेथड बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। जब हम एकेडमिक्स में पढ़ाई करते हैं तो हम आपको अरस्तु के मेथड भी बताएंगे। अभी तो हम नीति शास्त्र पढ़े तो यहाँ पर अरस्तु की अध्ययन पद्धति का जानने का कोई महत्व नहीं बनता। हम उसको भी आपको बताएंगे, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें अरस्तु ने की, किस तरीके से रहा। हमें सब पढ़ना है बहुत अच्छे से, परंतु अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो दर्शन शास्त्र क्या है। तो हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है। इसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम। अब बाकी मैं चीज़ें लिखवाना नहीं चाहता आपको। दर्शन शास्त्र आपको बता दिया, आप समझ गए क्या है दर्शन। अब आप अपने आप मुँह से बता सकते हैं दर्शन क्या है? सत्य का अनुसंधान। दर्शन क्या है? सत्य की खोज। दर्शन क्या है? तर्कपूर्ण ज्ञान। दर्शन क्या है? मानव जीवन की खुशी के लिए अनिवार्य। दर्शन क्या है? व्यक्ति का जीवन ही दर्शन है। और क्या हो सकता है? व्यक्ति के प्रत्येक निर्णय दर्शन पर आधारित होते हैं, प्रत्येक विषय दर्शन पर आधारित है। तो हमने दर्शन को समझ लिया। दर्शन बहुत आसान है और दर्शन पर आपको कोई प्रश्न नहीं करना। और पहली हम यहाँ पर दर्शन शास्त्र किसी ऑप्शनल विषय के तौर पर नहीं देख रहे, जो इसकी डेफिनेशन या इसके नोट्स बना लें। यहाँ पर मैंने आपको इतना बताया काफ़ी है। अब हम देख लेते हैं दर्शन शास्त्र की शाखाएं क्या है। क्योंकि शाखाएं जो हैं दर्शन शास्त्र की, वो भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न फिलोसफी हो या इंडो फिलोसफी, दोनों में एक जैसी है। तो क्या दर्शन शास्त्र की शाखाएं? दर्शन शास्त्र की शाखाएं, दर्शन शास्त्र की शाखाएं। एक मिनट मुझे दीजिए।
दर्शन शास्त्र की शाखा है। तो दर्शन शास्त्र की शाखा में कुल 5 भागों में से बांटा गया है। पहली कौन सी? पहला है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की शाखा में जो पहली शाखा है वो ज्ञान मीमांसा। ये किस पर आधारित है? ये ज्ञान पर आधारित है, उत्पत्ति पर आधारित है, कहाँ कैसा स्वरूप, इस चीज पर इसका बल रहता है। इस पर किसका बल रहता है? इसका बल रहता है ज्ञान पर। दूसरा इसकी उत्पत्ति पर इसका बल रहता है, कहाँ हुआ, कैसा है, स्वरूप कैसा है, इन सब चीजों पर ज्ञान मीमांसा का बल होता है। वहीं पर दूसरी जो आती है वो तत्व मीमांसा आती है। तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा के बाद आती है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा में हम कल्पना लौकिक जीवन में आते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। तो हम किस चीज पर बल देते हैं तत्व मीमांसा में? तत्व मीमांसा में हम बल देते हैं ईश्वर पर, आत्मा पर बल देते हैं, जगत पर बल देते हैं। यानी यहाँ पर आध्यात्मिकता की ओर व्यक्ति बढ़ता है। वहीं पर इसके बाद तत्व मीमांसा के बाद व्यक्ति पर जो दर्शन आता है वो आता है मोक्ष मीमांसा का। मोक्ष मीमांसा, मोक्ष मीमांसा। मोक्ष मीमांसा क्या है? मोक्ष मीमांसा क्या? मोक्ष मीमांसा में किस चीज को मिलाते? मोक्ष क्या है, मोक्ष क्यों चाहिए, गुण क्या है, गुण क्यों चाहिए। यानी कि मोक्ष मीमांसा में हम इस चीज पर बल देते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति क्यों होनी चाहिए, क्यों मोक्ष आवश्यक है, इस चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद मोक्ष मीमांसा के बाद एक और आता है मीमांसा, एक और शाखा आती है, वो आती है मूल्य मीमांसा। वैल्यू, मूल्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा किस चीज पर बल देती है? मूल्य मीमांसा इस चीज पर बल देती क्या है के स्वरूप पर बल देती है। मतलब यहाँ पर किस चीज की बात होती, क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, इस चीज पर बल दिया जाता है। ये है मूल्य मीमांसा। उसके बाद आती तर्क शास्त्र और शिक्षा। इनके बाद जो अंतिम शाखा इसकी है वो है तर्क शास्त्र, तर्क शास्त्र या शिक्षा। ये हो गई तर्क शास्त्र या शिक्षा। तो तर्क शास्त्र और शिक्षा में क्या? तर्क किस चीज पर बल देता है? तर्क उचित अनुचित वैज्ञानिकता पर बल देता है। शिक्षा भी इसी पर बल देती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इन सब पर यदि अंतर जानना है तो तर्कशास्त्र और शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये है दर्शन शास्त्र की शाखाएं। तो अब हम रुकते नहीं है, सीधा चलते हैं अपने दर्शन शास्त्र की यात्रा में। क्योंकि हम किसी भी विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पहले वेस्टर्न फिलॉसफी ही पढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नीति शास्त्र का दर्शन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और दर्शन, पहले हम दर्शन शास्त्र की शुरुआत देखेंगे, उसके बाद नीति शास्त्र के दार्शनिकों की पूरी श्रृंखला देखेंगे कि किस तरीके से नीति शास्त्र पश्चिमी समाज में विकसित हुआ, और फिर भारतीय समाज में नीति शास्त्र के क्या अध्ययन या विषय वस्तु है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो पूर्ववत क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अरे दर्शन तो बहुत है, फिलोसफी सब विषय जो है ना। हाँ लेकिन एक बात है, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, परंतु हिंदी मीडियम वालों के लिए सही नहीं है फिलोसफी। हिंदी मीडियम के लिए अगर ये यूपीएससी में आप ऑप्शनल पूछ रहे तो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शनल हिंदी मीडियम के लिए कौन से अच्छे हैं। देखो, हिंदी माध्यम, हिंदी माध्यम, वैकल्पिक विषय। यही आपका प्रश्न है ना, हिंदी माध्यम में वैकल्पिक विषय कौन कौन से सही रहते हैं। तो हिंदी माध्यम में वैकल्पिक विषय चुनने से पूर्व जो बातें आपको समझ लेनी है वो ये समझ लीजिए। एक तो क्या, आपकी ऐसा विषय चुनिए जिस पर भाषा की पकड़ हो,
ऐसा विषय चुनिए जिसकी भाषा पर आपकी पकड़ हो। ठीक है। दूसरी बात, कोशिश क्या करेंगे कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, इंटरेस्ट। और यदि रणनीतिक रूप से आप विषय का चयन करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये ढूंढिए कि जीएस के साथ उसका कोई ओवरलैपिंग है या नहीं है, जीएस के साथ कनेक्शन है या नहीं, जीएस के साथ संबंध है या नहीं है। परंतु मेरा ये मानना है कि ये बिंदु किसी काम का नहीं है। यदि आपका इंटरेस्ट ही किसी ऐसे विषय पर है जिसका जीएस से कोई लेना देना नहीं, परंतु आपको इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है तो आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। यहाँ पर किसी भी रूप में किसी से इन्फ्लुएंस होकर के कोई सब्जेक्ट नहीं चुना जाता, वो आपके खुद के इंटरेस्ट पर ही चीज़ें चुनी जाती हैं। तो ये हो गया जीएस के साथ संबंध। और क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक चीज़ और चुनते समय देख लेना चाहिए, सिलेबस का आकार। सिलेबस का आकार, मुझे लगता है कि सिलेबस का आकार एक कारक है आपके। आप बताइए, यदि मान लीजिए आपका यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिसमें कि आप बार बार रिवाइज करते रहें, आपका इंटरेस्ट डाउन ना हो। आप मेरा पूछना था, अच्छा मेरा कौन सा था, मेरा था पवेड, और दूसरा जो मेरी चॉइस रही वो रही पॉलिटिकल साइंस जो पीएसआई। दोनों की एक बहुत बड़ी खासियत है, दोनों विषय जीएस से अच्छे से ओवरलैप है। जीएस 2 तो लगभग ये समझ लीजिए कि चाहे आप पवेड पढ़ें चाहे पीएसआईआर पढ़ें, किसी भी रूप में आपको जीएस 2 तो पढ़ना ही नहीं है, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, ये रहता है। तो अभी इसकी रणनीति कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि क्या करें आप। अब मैं सीधे विषय पर ही आ जाता हूँ। हिंदी माध्यम के लिए देखो, एक पहले यदि मेरा खुद का पर्सनल यदि मेरी चॉइस पूछना चाहिए तो मैं कहूँगा हिंदी साहित्य ही ले लीजिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है। अब सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा होने का कारण ये नहीं है कि हिंदी मीडियम के लिए केवल हिंदी यही एक सब्जेक्ट है, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा लोग चुनते हैं इसलिए ज़्यादा रेशियो है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि यही विषय एकमात्र है। इसका भी 10 to 12% ही रेशियो रहता है, जैसा कि PSIR का भी 10 to 12% ही रहता है। हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। तो क्या करें, मैं लाइन से ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ। एक तो हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर के बाद एक और बढ़िया सब्जेक्ट है, यदि आप चुनना ही चाहें तो हिंदी लिटरेचर के बाद आप कोई भी एक रीजनल लिटरेचर चुन सकते हैं, जिसमें कि मैथिली आ जाता है और भी दो चार पांच हैं जो आपके एरिया में यदि पढ़ते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, यानी कि लिटरेचर सब्जेक्ट हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर आप रीजनल को मत मान के चलिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में रीजनल का कोई रोल नहीं है। कुछ लोग मैथिली चुन लेते हैं, परंतु मेरे हिसाब में हिंदी लिटरेचर नंबर 2 पर यदि आप रखना चाहें तो राजनीति विज्ञान, जहाँ तक मेरा मानना है राजनीति विज्ञान। क्यों मानना है, क्या कारण है, इन पर यदि मैं विश्लेषण आपको करना चाहूँ तो मैं आपको यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। आगे चल के जब फ्यूचर में आप, मैं यूपीएससी एक बैच अभी फिलहाल मैंने एक ही बैच यूपीएससी का पढ़ाया है, उसमें भी एक बैच पढ़ाया, उसमें से भी केवल 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ा था। एक पॉलिटी मुझे मौका मिला है और एक बार मुझे मौका मिला है इंटरनल सिक्योरिटी का। यूपीएससी बैच में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर यूपीएससी का मैं एस्पिरेंट रहा हूँ, तो इस नाते आप मुझसे, मेरे पास नॉलेज है, आप चाहें तो हो सकता है उसके लिए, परंतु एक्सपीरियंस मेरा यूपी पीसीएस के लिए ज़्यादा है। यूपी पीसीएस को मैंने 3 बैच अभी तक कवर करा दिए हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को तो बाद में बताते हैं। हिंदी लिटरेचर, राजनीति विज्ञान, और जो एक विषय आप चुन सकते हैं राजनीति विज्ञान के अलावा आप चुन सकते हैं भूगोल। अभी इन तीनों सब्जेक्ट के नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा मैं आपको क्या है।
भूगोल के बाद समाजशास्त्र। भूगोल, समाजशास्त्र, और मुझे हिंदी मीडियम में इन चार के अलावा तो कोई ऐसा सब लग नहीं रहा है जो हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा। हाँ, एक दो और हैं, परंतु जहाँ तक मेरा मानना है इन चारों में ही आप रखिए। तो इनकी कमियां जान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं इसमें नहीं देना है, अपने लौटेंगे अपने वापस विषय पर। सिलेबस बहुत बड़ा है, जैसे इसका बड़ा वैसे इसका बड़ा है। भूगोल का तीनों का एक ही कमी है, सिलेबस छोटा, बट फिलोसफी और कॉन्सेप्ट का विचार वो भी बहुत लंबी स्टडी है। इसकी प्रॉब्लम ये है। एक काम करते हैं, यदि आपका डाउट है ही तो इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आएंगे, और जो मेरा दूसरा चैनल मैं बना देता हूँ उस पर यूपीएससी रिलेटेड गाइडेंस का वीडियो डाल देंगे। ऐसा क्या कर सकते हैं। आपको भावनात्मक समझ में क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए। अच्छा, आपको डेनियल गोलमैन का नोट्स नहीं बना पा रहे, तो मैंने आपको लिखवाया तो था। कहीं आप नोट्स देखिए, मेरी बात सुनिए, कहीं आप नोट्स बनाने में ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप नोट्स बनाने की जगह एक किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप नोट्स बनाने में इतना ज़्यादा कंफ्यूज है तो दूसरा विकल्प भी है आपके पास। ऐसा कीजिए, हाईलाइटर ले लीजिए। हाईलाइटर कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का आता है हाईलाइटर। सीधे किताबों में हाईलाइट करके पढ़ते चलिए जब आपको इतना ही कंफ्यूजन होगा सॉल्व बनाने में। और फिर इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकता है। एक किताब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ, इसमें देखिए, आप लोग जो ये टेंडेंसी आप बताने की कोशिश करें कि सर कोचिंग के नोट से ही हो जाता है, किताब की क्या जरूरत है। ऐसे समझिए कि कोचिंग के नोट्स क्रिप्स कर दिए जा रहे हैं, और मतलब कि कंप्रेस करते 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 जो किताब आपकी 500 से 600 पेज की स्टैंडर्ड बुक बनाई गई है आपकी, और कोचिंग नोट 100 से 200 पेज के बन गए। यानी कि कोचिंग नोट्स में किसी चीज़ से तो समझौता हुआ है। अब किस चीज़ से हुआ वो आप लोग बताइए। क्वालिटी से समझौता हो जाएगा, एग्जाम्पल कम डाले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि कोचिंग नोट्स खराब है, किसी किसी कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे मार्केट में उपलब्ध हैं। मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु चलिए आप जब इतना ही पूछ रहे तो मैं एक दो का नाम ले सकता हूँ। दिल्ली की कोचिंग है, फेमस कोचिंग में टॉप 3 कोचिंग के, आप किसी हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में आपको भी पता है 3 कोचिंग हैं। एक तो आपकी इस नाम से स्टार्ट होती है, एक बी नाम से स्टार्ट होती है। हिंदी मीडियम की बात करूँ केवल, एक तो डी नाम से शुरू होती है, एक बी नाम से शुरू होती है। ये दोनों हिंदी मीडियम में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं कोचिंग में। आप इनके नोट्स अगर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल रहा है। परंतु इनके कोचिंग नोट्स की एक कमी है कि इनके करंट अफेयर आगे चल के आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये कमी नहीं, किताब में भी आपको ये करना ही पड़ेगा। तो सॉरी, कमी कुछ नहीं। यूपी पीसीएस में, अरे यूपी पीसीएस में बहुत बहुत कोचिंग, बहुत अच्छा। दिल्ली की कोचिंग से यूपी पीसीएस कोई लेना देना नहीं। यूपी पीसीएस के लिए बहुत अच्छी कोचिंग है। अब आप देखिए, मेरा क्या कहना है, कोचिंग आपको एक असिस्टेंट दे देती है जिससे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, मेरी बात को आज ऐसा करता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा ही देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग ने यूट्यूब पर कहीं से कोई कचड़ा देख लिया, वीडियो पड़ा हुआ, उठाया, उसको आपने बहुत अच्छे से ले लिया। अब उस टीचर की बात को तो सीरियस माना भी नहीं जाता है। जो एक्सपीरियंस टीचर है उनको पता होता है कि स्टूडेंट किन चीज़ों से आकर्षित होते हैं, तो वो वही बातें करके आपको बेवकूफ़ बना के निकल लेते हैं। एक्चुअली बात यह है, कोचिंग है एक असिस्टेंट। कोचिंग का मतलब ये नहीं कि वो आपको कोई अधिकारी या कुछ बना करके दे देगी। मैक्सिमम स्टूडेंट इस टेंडेंसी से चाहते हैं कि कोचिंग मैंने ले ली है, अब तो मैं अधिकारी बन चुका हूँ, बाकी मुझे पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है। ऐसी टेंडेंसी वाले स्टूडेंट आप देखिए कितने हैं। जो भी ऐसी टेंडेंसी का होगा उसका सिलेक्शन तो होने से रहा।
तो कोचिंग क्या है? कोचिंग केवल एक साधन है उसे साथ देना मानिएगा। जिस प्रकार से भगवान क्या है? भगवान केवल एक साध्य है ना कि भगवान केवल साधन है ना कि साध्य। आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए भगवान को केवल एक साधन के रूप में माना जाना चाहिए, ना कि साध्य। अब क्या होता है हिंदी माध्यम में यूपीएससी की बात करता हूँ। यूपी पीसीएस में तो हिंदी माध्यम की अभी पकड़ कमजोर नहीं हुई है, काफ़ी होल्ड है, मजबूत होल्ड है। तो क्या होता है कि हिंदी मीडियम के टेंडेंसी में बताने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से समझिए। जैसे कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्या करता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का बैकग्राउंड आप देखिए। बैकग्राउंड में क्या होगा? बीए होगा, मैक्सिमम बीएससी होगा। ज़्यादातर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की फील्ड के लोग हिंदी मीडियम के आप पाएंगे। और क्या होगा, ये सब मैक्सिमम होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पर आइएगा इंग्लिश मीडियम में क्या है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की आप ये चीज़ देखिएगा, उनका बैकग्राउंड टेक्निकल होगा। कोई बीटेक से होगा, कोई आईआईटी। ऐसा नहीं कहता आईआईटी के एक दो एग्जाम्पल मिला है इसका मतलब आईआईटी थोड़ी कह सकता हूँ। बीटेक होगा, सीबीएसई। आप इनका पैटर्न पकड़िए, इनका जो एग्जाम में जो मार्क्स रिमार्क्स मिलने का तरीका है वो पकड़िए आप। हिंदी मीडियम की यूनिवर्सिटी की पैटर्न पकड़िए। यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम क्या है, वो कॉपी भरने पर फोकस करता है। जबकि यहाँ पर देखिए आपको बीटेक में क्या होगा, यहाँ पर सीधे कॉन्सेप्ट, वो भी क्लिप्स फॉर्म की बात होती है। यहाँ पर डायरेक्ट आइडिया काम करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कहूँ मैं, रोमांटिक व्यक्ति हो जाता है, कल्पनावादी हो जाता है। वो व्यक्ति कल्पनाओं से परे हो जाता है, वो कुछ भी लिखने लगता है। जैसे कि अब मान लीजिए पूछा जाए अरस्तु किस तरीके से भांतर नैतिकता के लिए वो है, तो उसके बारे में बताने लगे कि यूनान से था, एथेंस से था, ये था, वो था, उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी। उसके डिटेल के बारे में नहीं पूछा, उसका जीवन परिचय नहीं पूछ रहा है। यदि कोई चीज, और क्या होता है हिंदी मीडियम के साथ ये प्रॉब्लम कि वो जीवन परिचय बताने लगेगा, इस इधर उधर की बातें करने लगेगा। ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। और क्या होता है ना, स्टार्टिंग में कोई टीचर भी ये चीज़ें नहीं बताता है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब तो खैर गाइडेंस बढ़ गया है। ये मैं बात बता रहा हूँ पुराने समय में हिंदी मीडियम तो बिल्कुल डार्क फेज से गुजरा है, और अभी भी हिंदी मीडियम का डार्क फेज ही चल रहा है यूपीएससी में। तो कोशिश करनी है, ये नहीं कह सकते कि कोई भी आयोग या संस्था किसी के साथ भेदभाव करती, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आप देखिए ना, प्रीलिम से कितने लोग निकले। कुछ टेंडेंसी में कमियां हैं, उन चीज़ों में सुधार होना चाहिए, तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। लगता है आज आप लोग टाउ के चक्कर में लंबा घसीट वाले हैं। 1 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं पश्चिमी दर्शन शास्त्र से। हाँ तो शुरू करते हैं। तो दर्शन को समझ लेंगे। दर्शन तुम्हारे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो ऐसा करते हैं दर्शन को आपको बता देते हैं, एक बैकग्राउंड के लिए बता देते हैं। तो क्या होता है दर्शन शास्त्र में, पश्चिमी दर्शन शास्त्र में क्या हुआ, इसमें सबसे एक पुराना दार्शनिक था थेल्स, उससे लेकर के अरस्तु तक यूनान में दर्शन हुआ, जैसे को ग्रीको रोमन दर्शन या नव प्लेटोनिज्म भी कहते हैं। ये जो अरस्तु तक का दर्शन था ये इस तरीके का। इस काल में जो दर्शन रहा प्राचीन काल में, इस दर्शन की खासियत क्या है, इस दर्शन के जो प्राचीन काल का दर्शन था उसमें शामिल दार्शनिकों को आप जान लीजिए कि कौन कौन से दार्शनिक उसमें हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम दार्शनिक मिलेंगे आपको, वो राजतंत्र या प्रजातंत्र के समर्थक रहेंगे। तो उनमें कौन कौन था, उसमें था सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, थेल्स था, पाइथागोरस, ये सब
जो रहे हैं ये प्रजातंत्र के समर्थक रहे। ये प्राचीन काल में दर्शन था। प्राचीन काल के दर्शन के बाद जो व्यक्ति मध्यकालीन दर्शन में आता है, मध्यकालीन दर्शन में क्या था, तो मध्यकालीन जो दर्शन रहा वो 5वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक रहा। और इसमें जो था दार्शनिक रहे, इसमें रहे थॉमस एक्विनास। तो जो ये एक्विनास रहे या एगस्टाइन थे, इन सब लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से गॉड की यानी ईश्वर की सत्ता को स्थापित करने की बात हुई। जबकि प्राचीन दर्शन में क्या था, वहाँ पर नैतिक सत्ता हावी होती थी, वहाँ पर राजा ही प्रमुख होने लगा था। परंतु आगे चल के क्या हुआ, वहाँ पर चर्च की सत्ता या ईश्वर की सत्ता को तर्कों से साबित करने की कोशिश की गई। ये मध्यकाल की बात है। तो मध्यकाल में यही टेंडेंसीज रही, जिनमें कि एक्विनास जैसे दार्शनिक आते हैं, एगस्टाइन जैसे दार्शनिक आते हैं और पोथियस सेंट जैसे दार्शनिक आते हैं। इन सब दार्शनिकों ने क्या किया, और या हिप्पोक्रेट्स एक दार्शनिक को, उनके भी ये आदि दार्शनिक जो थे, इन सब ने क्या की, तो जो मध्यकालीन दर्शन है इसकी कुछ चीज़ें जो थी वो क्या थी, एक तो धर्मांधता थी, पोप प्लस राजा दोनों की सत्ता थी, और पोप और राजा के मध्य संघर्ष था, यानी कि चर्चा और स्टेट के बीच में संघर्ष चल रहा था इस टाइम का। और जो आधुनिक दर्शन का विकसित हुआ वो 15वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक या 17वीं शताब्दी तक आप मान लीजिए, जब पुनर्जागरण काल आता है। तो पुनर्जागरण दर्शन में एक्चुअली हुआ क्या, पुनर्जागरण यानी कि रेनेसांस, ये घटना केवल इस चीज के लिए नहीं थी, इन्होंने पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। इन्होंने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी, यानी कि चर्च की सत्ता को चुनौती दी। यहाँ चर्च की सत्ता को बिल्कुल राज्य की सत्ता से अलग कर दिया, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को बहुत अच्छे से लागू करने का प्रयास हुआ। और इस काल में क्या हुआ, इस काल में बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक भी आए सामने, जिनको कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। एक्चुअली रेनेसांस की शुरुआत इस तरीके से होती है, एक छोटी सी घटना जान लीजिए। प्राचीन इटली जो था, जो वर्तमान में अभी वेनिस सिटी, वेनिस सिटी, जो फिलहाल में तुर्कों की राजधानी इस्तांबुल है, वो वर्तमान में थी कुस्तुनतुनिया। तो उसका पतन मध्यकाल के अंत की शुरुआत होती, वहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत होती, वहाँ से दार्शनिकों का आरंभ होता है। वहाँ से ये चीज़ों के इस चीज़ पर फोकस होने लगता है कि आखिर हम हारे क्यों, इटली के महान गौरवशाली साम्राज्य वेलेंटाइन साम्राज्य हार क्यों गया, तुर्कों से हारा कैसे। तो इसी में रेनेसांस की शुरुआत होती है, जिसमें कुछ दार्शनिक जो शामिल रहे उनमें से इस तरीके से आते हैं एक एक करके, जो कि राजा की सत्ता को या किसी तरीके से लोकतंत्र या अधिकारों की सत्ता को फिर धीरे धीरे आते हैं। कुल मिला के कहने मतलब है कि राजा की सत्ता को प्राथमिकता देते हैं और चर्च की सत्ता को हटाने की बात करते हैं। इस तरीके का दर्शन चलता है। तो क्या दर्शन चलता है इसमें, लोग दार्शनिक ऑफ लॉक रूसो, ये तो 3 बिल्कुल अच्छे दार्शनिक। और कौन से दार्शनिक थे, बोधा या जिनको बोडिन भी कहते हैं, मैकियावेली था, वोल्टेयर था, और कौन थे, जेएस मिल, कांट, हेगल, बेथम, मार्क्स, इन सबको हमको पढ़ना भी है। तो दर्शन में इस टाइम पे ये रहे, ये 17वीं शताब्दी तक का दर्शन था जो पुनर्जागरण यानी कि आधुनिक दर्शन था। अब समसामयिक दर्शन की शुरुआत होती है 1860 के बाद से। तो 1860 के बाद का जो दर्शन विकसित हुआ उसमें क्या हुआ है, उसमें बात होने लगी लोकतांत्रिक मूल्यों की। याद रखिएगा 1860 में लोकतांत्रिक मूल्य आने शुरू नहीं हुए, अभी लोकतंत्र बहुत दूर की कहानी थी। तब तो 1860 में धीरे धीरे दार्शनिकों द्वारा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इस तरीके के मूल्यों की शुरुआत होने लगती है। तो दर्शन में इन पर बल दिया जाने लगता है। तो जो समसामयिक दर्शन है इनमें कुछ प्रमुख दार्शनिक है, जिनमें जैसे कि मान लीजिए आप जॉन रॉल्स, पॉल जंग, बर्टन रसेल, मिशेल फोकोल्ड, अमर सेन, इन सबको आप देखिए, ये सब लोकतंत्रवादी होंगे। इन सब में एक चीज़ की खासियत होगी, ये सब लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता यानी कि उदारवादी दर्शन के आसपास होंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये रहे हमारे दर्शन। क्या थे, दर्शन को हमने 4 श्रेणियों में बांटा, प्राचीनकालीन, मध्यकालीन और समझने की भी कोशिश की। जो प्राचीन दर्शन था वो नैतिकता पर अधिक बल देने लगा था और नैतिकता पर बल देता था और नैतिक बनाने की बात हो रही थी। परंतु मध्यकालीन दर्शन में क्या हुआ,
मध्यकालीन दर्शन में कुरीतियाँ शामिल हो गई, तो वहाँ पर कुरीतियाँ शामिल हो गई और ईश्वर की सत्ता प्रभावी होने लगी, ईश्वर के एजेंट बनने जाने लगे, इस तरीके की चीज़ें चलने लगी। तो ये रहा हमारा दर्शन। अब जब शुरू कर देते सीधे सुकरात से, सबसे बढ़िया तरीका यही है। सबसे पहला दार्शनिक है हमारा सुकरात, और सुकरात कोई इंसान नहीं, सुकरात दर्शन का पिता भी कहा जाता है। क्या सुकरात को पश्चिमी दर्शन का पिता कहा जाता है? तो सुकरात को तो क्या लिखेंगे? विश्व के नैतिक दार्शनिक या विचारक लिखिए। विश्व के हेडिंग अब आप डालिए, विश्व के नैतिक दार्शनिक या विचारक। विश्व के नैतिक दार्शनिक या विचारक। तो पहला दार्शनिक हमको पढ़ना है सुकरात। शुरू कर देते सुकरात से। सुकरात, तो सुकरात को इस तरीके से समझिए, इन्हें पश्चिमी दर्शन का पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये लिखिए पॉइंट, इनको क्या पश्चिमी दर्शन के पिता के रूप में जाना जाता है। ही नोन एज फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी जाना जाता है। और क्या किया जाता है? इनका मुख्य कारण ये है, इनको जो ये दर्शन शास्त्र का पिता माने, इसका मुख्य कारण है कि ये प्लेटो के शिक्षक थे, और प्लेटो पहला दार्शनिक था जिसने बहुत अच्छे से काम किया है, जिसने पुस्तकें लिखना शुरू किया है। इससे पहले सुकरात ने कोई अच्छी कृति या पुस्तक नहीं लिखी है, परंतु प्लेटो ने लिखी है, प्लेटो ने लिखी है पुस्तक। और प्लेटो की पुस्तक ये मान लीजिए आप क्रांति थी उस समय की, प्लेटो की पुस्तक। तो क्यों कहा जाता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है, ये प्लेटो के गुरु, प्लेटो के गुरु थे या शिक्षक थे, साथ ही एक प्रभावशाली विचारक भी थे। इनको पिता बनाने में मुख्य योगदान प्लेटो का ही था। प्लेटो बहुत, ये मान लीजिए कि प्लेटो ने जो सुकरात की पूरी मेन कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ते हैं समझते हैं, उनका पूरा योगदान प्लेटो को दिया जा सकता है। प्लेटो ने ही दुनिया को इस चीज़ को बताने की कोशिश की कि उसका गुरु किस तरह का था। यहाँ तक कि प्लेटो को तो ये उपाधि भी दे दी जाने लगी कि सुकरात ने प्लेटो में जन्म ले लिया है, या सुकरात की आत्मा प्लेटो में आ गई है। और प्लेटो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, प्लेटो बहुत अपने शरीर से हेल्दी व्यक्ति था, परंतु प्लेटो ने कभी अपने जीवन में विवाह नहीं किया। प्लेटो कहता था वो समाज का निर्माता है, वह राज्य का निर्माता है, वह कभी विवाह कर ही नहीं सकता। उसको उसकी जिम्मेदारी है समाज राष्ट्र निर्माण की, राज्य निर्माण की, सॉरी, वो राजा को सुधारना चाहता है। प्लेटो बहुत अच्छा दार्शनिक है। तो अब ये तो हमने जान लिया कि प्लेटो गुरु थे, परंतु अब ये इनके कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं सुकरात की। तो सुकरात का एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सुकरात ने ज्ञान को सद्गुण माना। क्या सुकरात ने क्या कहा? ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात ने ऐसा माना ज्ञान ही सद्गुण है। तो ज्ञान क्या है? शक्ति या सत्ता? ज्ञान शक्ति या सत्ता है। ज्ञान क्या शक्ति या सत्ता है? और शक्ति सत्ता किसके पास होनी चाहिए? सद्गुण व्यक्ति के पास ही शक्ति या सत्ता होनी चाहिए। तो शक्ति या सत्ता कैसे होनी चाहिए? किसके पास होनी चाहिए? शासक कैसा होना चाहिए? यानी कि शक्ति और सत्ता ज्ञानी ज्ञान है, और ज्ञान जो है ये किसके पास होगा? ज्ञानियों।
व्यक्ति हो सकता है किसके पास होनी चाहिए? ज्ञानी या सद्गुणी व्यक्ति के पास, ज्ञानी या सद्गुणी व्यक्ति के पास। और सद्गुणी व्यक्ति के पास सत्ता होनी चाहिए, यानी कि शासक कैसा होना चाहिए? इन सब ने एक ही चीज पर तो बल दिया है सभी राज्यों ने कि राजा कैसा होना चाहिए या शासक कैसा होना चाहिए। तो शासक कैसा होना चाहिए? ज्ञानी या सद्गुणी। इसीलिए कहता है ज्ञान ही सद्गुण है। जिस व्यक्ति में ज्ञान है वह सद्गुणी है, जो ज्ञानी है वह सद्गुणी तो है ही। इनके कुछ इस तरीके समझिए, युवा शक्ति को परावर्तन का पर्याय माना। क्या? युवा शक्ति को परिवर्तन का पर्याय माना। युवा शक्ति को परिवर्तन का पर्याय माना। और क्या राष्ट्र के परिवर्तन के लिए युवाओं का ज्ञानी होना, सद्गुणी होना अनिवार्य? क्या राष्ट्र के परिवर्तन के लिए, राष्ट्र में परिवर्तन के लिए युवाओं का ज्ञानी व सद्गुणी होना आवश्यक है। राष्ट्र में परिवर्तन के लिए युवाओं का ज्ञानी व सद्गुणी होना आवश्यक है। ठीक, ज्ञानी व सद्गुणी होना आवश्यक है या अनिवार्य है। और क्या शासन हमेशा ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में या सद्गुणी व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए? क्या शासन इधर लिखेगा, शासन हमेशा ज्ञानी या सद्गुणी व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए। शासन हमेशा ज्ञानी या सद्गुणी व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए। और क्या लोगों के लिए शासक जो है ना, शासन के लोग, क्या लोगों के लिए शासक नहीं, शासन के लिए लोग होने चाहिए। क्या इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए, लोगों के लिए शासक नहीं, शासन के लिए लोग होने चाहिए। शासन के लिए लोग होने चाहिए, होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहता है वो? शासन के लिए लोग नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, शासन के लिए लोग नहीं, लोगों के लिए शासक होना चाहिए, ना कि शासन के लिए लोग। शासक नहीं, शासन यहाँ पर होती है। यानी कि कुल मिला के पब्लिक सेंट्रिक बात करने की कोशिश करें, यानी कि क्या जनता साथ है, शासक साथ। इसका मतलब क्या है? जनता साधन है और शासक साथ। जनता साधन है, शासक साथ। ये कॉन्सेप्ट समझे। तो सुकरात ने हमेशा ज्ञान को मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है सद्गुणी व्यक्ति सद्गुण प्रसन्नता की नींव है। तो सुकरात ने किस चीज को माना? उन्होंने सद्गुण को ही माना। हर चीज में सद्गुण आपको मिलेगा। वही सुकरात हमेशा नैतिक बौद्धिकता के रूप में ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी सद्गुण को, ज्ञान को। सुकरात के आपके पूरी फिलॉसफी में आपको मिलेगा। सुकरात ने संवाद की पद्धति को स्थापित किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा? विचार विमर्श और चर्चा के माध्यम से ज्ञान की खोज की जाए। तो ये चीज लिख सकते हैं आप, सुकरात ने संवाद की पद्धति
सुकरात ने संवाद सुकरात ने संवाद की पद्धति को स्थापित किया। सुकरात ने संवाद की पद्धति को स्थापित किया। सुकरात ने क्या संवाद की पद्धति को स्थापित किया? किस लिए किया, स्थापित किया? ताकि क्या किया जा सके, जिसमें विचार विमर्श और चर्चा के माध्यम से, जिसमें विचार विमर्श और चर्चा के माध्यम से, जिसमें विचार विमर्श और चर्चा के माध्यम से क्या किया जाए, ज्ञान की खोज की के माध्यम से ज्ञान की खोज की। ज्ञान की खोज की गई। और क्या कि सत्य को, इनका मानना है कि तर्क से सत्य की खोज की जाती है। सुकरात का मानना क्या है? तर्क से सत्य की खोज की जा सकती है। तर्क से सत्य की खोज की जा सकती है। और क्या इन्होंने युवाओं को तर्कपूर्ण बनाने के तरीकों से युवाओं को तर्कपूर्ण बनाने की प्रेरणा दी। क्या युवाओं को तर्कपूर्ण बनाने की प्रेरणा दी। युवाओं को तर्कपूर्ण बनाने की प्रेरणा, युवाओं को तर्कपूर्ण बनाने की प्रेरणा दी। और क्या किया इन्होंने? सुकरात को सत्ता को स्वीकार करने के बजाय, सुकरात ने सत्ता को स्वीकार करने के बाद व्यक्तिगत अन्वेषण से सत्य की खोज करने की कोशिश की। यानी कि क्या किया? सत्ता को स्वीकार करने की जगह व्यक्तिगत खोज से अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। किसकी? सत्य की खोज के लिए। यानी कि उन्होंने जनता को साथ माना और लोगों को साथ। तो और क्या उन्होंने करने की कोशिश? उनके सुकरात के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा, ये तो आपको पता ही है। सुकरात के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा, मुकदमा चलाया गया और उन्हें विस्मान करके उनको प्राण त्यागने का दंड मिला। तो सुकरात मुख्यतः 3 आरोप लगाएगी। क्या लगाएगी? राष्ट्रीय देवताओं का को नकारा सुकरात ने। जबकि सुकरात किस चीज़ की बात कर रहे थे? तर्क की बात कर रहे थे। उनका मानना था कि जो युवा हैं उन्हें तर्कपूर्ण बनाया जाए, समाज को तर्कपूर्ण बनाया जाए। तो उन पर आरोप लगा कि राष्ट्रीय देवताओं को उन्होंने नकारने का प्रयास किया। और क्या किया? युवाओं को भ्रष्ट करने का प्रयास किया। और साथ में तीसरा जो आरोप लगा इन पर ये लगा कि सत्ता के समक्ष सत्य बोलना। सत्ता के समक्ष सत्य बोलना, ये भी एक आरोप लगा इन पर। क्या विडंबना रही होगी उस समाज की। कोशिश कीजिए आप, जहाँ पर एक व्यक्ति को सत्य बोलने, तर्कपूर्ण आचरण करने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। तो उन पर ये चीज़ों का आरोप लगा। ये रही इनकी परंपरा। अब यदि कुछ इनके उद्धरण यानी कि कोट्स आप लिखना चाहें तो वो मैं आपको लिखवा दूँ, वो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। या ऐसा कीजिए, आप लोग खुद से भी मेहनत कर सकते हैं इनके लिए। हाँ, कोट्स के लिए आप खुद भी मेहनत कर सकते हैं। कोट्स तो आप किताब पढ़ेंगे ही, उससे मिल जाएंगे। बाकी तरीके हैं, आप जैसा चाहें वैसा भी हो सकता है। चाहें तो लिखवाए भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसा भी सही रहे। एक बात बताइए मुझे, आवाज़ आ रही है क्या? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। मैं डिवाइस के पास इसीलिए गया था कि देखने के लिए आ रही है। एक काम कीजिए, आप
रीज्वाइन कर लीजिए। हाँ, वैसे रीज्वाइन क्या करना, क्लास यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता तो रखा भाई कि यूट्यूब पर हम क्लास अपलोड कर रहे हैं प्रॉपर में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया, अरस्तू में इतना ही है। बाकी आप यदि कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कीजिएगा। बस ये याद है कि ज्ञान ही सद्गुण है, इसी के इर्द गिर्द पूरा उत्तर आपको मिल जाएगा। हर चीज़ में ज्ञान की और तर्क की बात करेंगे। अरस्तु बहुत ही सिंपल है, 2 शब्दों में फिनिश किया जा सकता है, ज्ञान ही सद्गुण है। और स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया कि उनको दर्शन शास्त्र का पिता है और ये सब चीज़ें, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र यानी पश्चिमी दर्शन का पिता कहा जाता है, वेस्टर्न फिलोसफी का पिता कहा जाता है। हाँ, इतने से काम चल जाएगा। अब प्लेटो ऐसा करता हूँ मैं, कल से शुरू करता हूँ। आज आप लोगों ने क्लास भी थोड़ी इधर उधर की बातों में कर गई, आज एक ही थिंकर हो पाया, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए काफ़ी क्लासेस चाहिए होंगी। अभी आप फिलहाल डाउट बताइए। नहीं नहीं, ऐसा है कि हाँ हाँ, वो बात आपकी सही मान रहा हूँ मैं। देखिए, यदि आप इंटरेस्ट के बेस पे कोई चीज़ चुन रहे हैं तो ठीक है, आप उसको चुनिए, परंतु ये भी देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आपको इंटरेस्ट किसी के द्वारा डेवलप कराया हुआ हो, किसी ने इन्फ्लुएंस तो नहीं किया आपको। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि मान लीजिए आपने किसी ऑप्शन को चुना, उस चुनने के पीछे किसी और ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया हो। ऐसा कीजिए, किसी भी ऑप्शन को आप ओपन कीजिए और ऐसा कि 2 से 3 वीडियो देखिए उसकी। यूट्यूब पर डेमो वीडियो पड़े रहते हैं ऑप्शन से, उसको देखिए आप। बाकी फ्यूचर में PSIR में कराऊंगा यूट्यूब पर, तो आपको बता दूंगा। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश के लिए मैं एक ही इनिशिएटिव ला सकता हूँ फिलहाल, मैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी देखता हूँ, मैं वादा नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है कि आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। मैंने अपने यहाँ पर ये नहीं कहा कि आप मेरी राय मानेंगे। यदि आपका बैकग्राउंड उस चीज़ के लिए है तो आप उसी को पढ़ेंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बताने की कोशिश की कि सक्सेस रेशियो ऑप्शनल का कौन कौन सा किसका ज़्यादा है, ये बताने की कोशिश की। ज्योग्राफी का 5% ही है, हाँ हाँ 5% ही है। PSI का 8 से 9%। सोशियोलॉजी का वो भी 6 to 9% के करीब मान के चलिए, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई वो नहीं है। हिंदी, हाँ हिंदी लिटरेचर में 10% एवरेज लेकर के चलिए, क्योंकि ज़्यादा लोग ऑप्ट करते तो उसी के अकॉर्डिंग उसका वो भी रहता है। सही है सही है। तो ठीक है, फिर बातें, अब आप कोई डाउट हो तो DM कीजिएगा मुझे, वही मैं रिप्लाई दे दूँगा। आपकी क्लासेस छूट गई हैं तो एक काम कीजिए ना, आप YouTube पर जाइएगा, आप वहाँ पर सिविल एस्पिरेंट पर सर्च कर दीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर क्लासेस मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी YouTube पर। टेलीग्राम चैनल है ही। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सअप, हाँ DM कीजिए आप मुझे, वहीं पर मैं आपको दे दूँगा रिप्लाई। देखिए, इतना काफ़ी भी है और नहीं भी काफ़ी, बाकी आपकी मर्जी। मेरा क्या मतलब, बताने का मतलब ये कि कोशिश करेंगे कि एक स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़ें। बिना किताब पढ़े काम नहीं चलने वाला, उसका कोई अल्टरनेट है नहीं।
बाकी मैंने आपको बताया 2 कोचिंग के नोट्स, वो नोट्स तो पूरी किताब ही बने हुए हैं, उनमें से किसी का भी ले सकते हैं आप। यदि किसी की कोचिंग का आपने 1-2 बार पढ़ रखा है तो फिर चेंज मत कीजिए, फिर किताब लेने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ हाँ, इतना कर लीजिए बस, काफ़ी। ठीक है।